राम राम जी सारे ने आप आज साइंस को टॉपिक शुरू करा तो सब पहले अपन करना साइंस को इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन साइंस का। चलिए करते हैं शुरू। साइंस या विज्ञान, ठीक है, इसकी बात करते हैं। विज्ञान, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इन्होंने वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ठीक है, पृथ्वी के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, मतलब जितने भी सारे सिस्टम थे उसको उन्होंने बताया था। ठीक है, इस प्रकार से हमारे वातावरण के अंदर और ब्रह्मांड के अंदर जिस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही है वो सारी के सारी हमें अध्ययन करने के लिए ही विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने सारी बातें बताई थी, इसलिए इनको बोला गया विज्ञान के जनक। किसके जनक? विज्ञान के। कौन थे? गैलीलियो। ठीक है जी, इतनी बात हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद में विज्ञान को 3 ब्रांचेज में बांटा गया। साइंस की 3 ब्रांचेज बनाई गई। कौन कौन सी? एक ब्रांचेज थी रसायन विज्ञान। कौन सी? रसायन विज्ञान। दूसरी ब्रांच थी भौतिक विज्ञान। कौन सी ब्रांच? भौतिक विज्ञान। और तीसरी ब्रांच थी जीव विज्ञान। कौन सी? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ठीक है जी। अब देखिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है और जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। भौतिक विज्ञान को बोलते हैं फिजिक्स, PHYSICS। बायोलॉजी को, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है जी। केमिस्ट्री के अंदर अध्ययन किया जाता है रसायनों का, होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का, वातावरण में हो रही है, किसी 2 केमिकलों के मध्य हो रही है, तत्वों के मध्य हो रही है, यौगिकों के मध्य हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है तो जिनका अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या हो रहा है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हो रहा है कि जितनी भी वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, भौतिक अभिक्रियाएं, वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। सपोज कीजिए आप, जैसे ग्रहों का गति करना, सूर्य का, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, और प्रकाश की परिघटनाएं, विद्युत से संबंधित सारी परिघटनाएं जो हैं ये सारी फिजिक्स के अंदर पड़ी जाती हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपने जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान के अंदर क्या होता है? इसमें समस्त जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन। सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में जिनका जनक बोला जाता है उनका नाम था एंटोनी लेवोसियर। क्या नाम था उनका? एंटोनी लेवोसियर। ठीक है जी। इन्हें बोला जाता है रसायन विज्ञान के पिता। रसायन विज्ञान के पिता। ठीक है जी। एंटोनी लेवोसियर को बोला जाता है रसायन विज्ञान के पिता या फादर ऑफ केमिस्ट्री। चलिए जी, ये बात अपनी होती है कंप्लीट। इसके बारे में बात करते हैं अपने भौतिक विज्ञान के बारे में। इसके जनक हैं, सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आता है, आपने सुना भी होगा उस वैज्ञानिक के बारे में, जिनका नाम होता है आइजैक न्यूटन। देखिए एक हंसी मजाक से अपने समझने की कोशिश करते हैं। बोला जाता है कि न्यूटन किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। ठीक है, सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। अगर वो सेब जब नीचे गिरा, अगर वो सेब खा लेता तो हमें ये केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती, पर उसने सेब नहीं खाया। उठाकर सेब खा लेता तो इतना झंझट नहीं होता, लेकिन उसने उठाकर सेब नहीं खाया। क्या किया? उसने उस पर डिस्कस करने लग गया। क्या भी ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ा? इस प्रकार से ये उसको देखने लग गया सारा सिस्टम। उसने इस प्रकार से उसने देखा कि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जो सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपने से दूर नहीं जाने दे रही, अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, इस प्रकार से खोज होगी भाई साहब किसकी? गुरुत्वाकर्षण की। और यहीं से शुरुआत होती है फिजिक्स की। ठीक है, यहीं से किसकी शुरुआत होती है? फिजिक्स की। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनको आधुनिक
आधुनिक फिजिक्स के जनक बोला जाता है या आधुनिक रसायन भौतिक विज्ञान के जनक बोला जाता है, जिनका नाम आता है आइंस्टीन। क्या नाम आता है? आइंस्टीन। इनकी एक समीकरण आती है जो द्रव्यमान प्रकाश ऊर्जा के संबंध को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? द्रव्यमान प्रकाश ऊर्जा संबंध को। ये अपने आगे बात करेंगे। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अपने आगे जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के बारे में सन 1801 ईस्वी में, कब? सन 1801 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम क्या था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? लेमार्क। क्या नाम था? लेमार्क। इन्होंने मार्कर को उठाया, लेमार्क मार्कर को उठाया और जीव विज्ञान पे सबसे पहला शब्द क्या लिखा? इन्होंने लिख दिया जीव विज्ञान या बायोलॉजी। सबसे पहले शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी। लेमार्क ने शब्द दिया बायोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं अरस्तु। कौन से वैज्ञानिक आते हैं? अरस्तु। इन भाई साहब ने आकर क्या किया? जीव विज्ञान के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। इसके अंदर क्या होता है? जीव जंतुओं का या पेड़ पौधों का जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के बीच में होने वाली जितनी भी पारिस्थितिक क्रियाएं होती हैं, जैव प्रक्रम की, रासायनिक अभिक्रियाओं की, जितनी भी A to Z, जितनी भी इसके अंदर जनन, रिप्रोडक्शन, सारा जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी इसके अंदर किसी भी जीव के अपने जितनी भी होने वाली शरीर की अभिक्रियाएं होती है, उनका अध्ययन अगर करते हैं तो उसको जीव विज्ञान के अंतर्गत या बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो अरस्तु ने इसका अध्ययन किया और अरस्तु ने इसके साथ साथ अपनी एक पुस्तक दी जिसका नाम था हिस्टोरिका ऑफ एनिमल। एनिमल भी मिलता है कहीं पे और एनिमेलियन भी बनता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी। इसके अंतर्गत उन्होंने 500 जंतुओं के बारे में बताया। 500 जंतुओं के बारे में बताया। यह खोज करने के बाद अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बता दिया गया या फादर ऑफ बायोलॉजी का दर्जा इन्हें दे दिया गया। फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हें बोल दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? फादर ऑफ बायोलॉजी बोल दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इन्होंने क्या किया? अरस्तु जी ने अपना कार्य जारी रखा और इन्होंने अपना कार्य जारी रखा और ये एक प्राणी वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? प्राणी वैज्ञानिक। ठीक है, प्राणी वैज्ञानिक थे। पहले इन्होंने क्या किया? पहले इन्होंने बायोलॉजी के शब्द लेमार्क ने दे दिया, लेमार्क जी ने शब्द दे दिया, लेकिन बायोलॉजी का विस्तृत अध्ययन, पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया, इसलिए इसे फादर ऑफ बायोलॉजी का दर्जा दे दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ? ये एक प्राणी वैज्ञानिक थे। प्राणी वैज्ञानिक थे तो आपको पता है ये प्राणियों पर ही कार्य करेंगे, तो इन्होंने प्राणियों पर कार्य किया, प्राणियों के बारे में ज्यादा अध्ययन किया, उनकी खोज वगैरह की। ठीक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, अब देखिए इसके साथ आपको एक बात बताते हैं। जीव विज्ञान की आगे 2 ब्रांचेज बनती हैं। जीव विज्ञान की 2 ब्रांचेज बनती हैं, जिसका एक का नाम होता है प्राणी विज्ञान और दूसरे का होता है पादप विज्ञान। प्राणी विज्ञान और पादप विज्ञान। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कितना क्लियर है सभी को? चलिए, ठीक है, प्राणी विज्ञान और पादप विज्ञान। ये एक प्राणी वैज्ञानिक थे तो इसको फादर ऑफ जूलॉजी बोल दिया गया। इनकी बुक थी एक जिसमें उन्होंने जंतुओं के बारे में डिस्कस किया था, अभी अपने नाम लिया है हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलियन। ठीक है, इस बुक के अंदर इन्होंने 500 जंतुओं का जिक्र किया था, जिसके द्वारा इसे नाम दे दिया गया फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु जी को। अब देखिए वनस्पति या पादप विज्ञान, पादपों को आपको पता है वनस्पति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पति।
एक वैज्ञानिक आते हैं कौन से, जिनका नाम भाई साहब अपने पढ़ते हैं थियोफ्रैक्टिस। ठीक है, कौन थे? थियोफ्रैक्टिस। अब थियोफ्रैक्टिस भी कम नहीं थे, इन्होंने बोला भाई ठीक है, पादप प्राणी विज्ञान का तो इन्होंने कर दिया, अपने पादप विज्ञान का करते हैं। इन्होंने भी अपनी एक बुक दे दी, इन्होंने भी अपनी एक बुक दे दी। ठीक है, अब बात करते हैं, इन्होंने अपनी एक बुक दी, जिस बुक का नाम इन्होंने क्या दिया था, जिस बुक का इन्होंने नाम दिया था एनिमल, जिस बुक का इन्होंने अपने नाम दिया हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम। क्या नाम दिया था? हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम। चलिए, क्या नाम दिया था? हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम। किसने? वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। क्या नाम था उनका? थियोफ्रैक्टिस। क्या नाम था? थियोफ्रैक्टिस। अब इनकी बुक कौन सी थी? बुक का नाम था हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेनम। इसके अंतर्गत इन्होंने 500 पादप जातियों का अध्ययन किया था। 500 पादप प्रजातियों का अध्ययन किया था। ठीक है, इस 500 पादप प्रजातियों का अध्ययन करने के बाद थियोफ्रैक्टिस जी को फादर ऑफ बॉटनी का दर्जा दे दिया गया। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी 2 ब्रांचेज बनती हैं जीव विज्ञान की। चलिए, इसके बाद में साइंस 3 ब्रांचेज में बन जाती है। कौन कौन सी? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले साइंस की जो खोज की थी, या साइंस के पिता जो बोला जाता है, वो किन्हें बोला जाता है? गैलीलियो साहब को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी साइंस की 3 ब्रांचेज की। कौन कौन सी थी? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अंतर्गत होने वाली सभी अभिक्रियाओं का, जैव प्रक्रम से लेकर जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं, सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, साइंस के अंतर्गत सबसे पहले कार्य किया था, जिनको साइंस का इसका रसायन विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले कार्य किया था, जिनको बोला जाता है रसायन विज्ञान के जनक, उनका नाम था एंटोनी लेवोसियर। फिर बात करते हैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सर्वप्रथम अध्ययन किया था आइजैक न्यूटन ने, और इन्होंने ही, आपको ध्यान में हो तो, गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, ग्रेविटी की खोज की थी। ग्रेविटी आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी पावर होती है जो सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का सर्वप्रथम नाम दिया था लेमार्क जी ने। ठीक है, उनका सन कौन सा था? 1801 था। लेमार्क जी ने 1801 में बायोलॉजी नाम दे दिया, शब्द दे दिया। उसके बाद में अरस्तु जी ने क्या किया? इसका विस्तृत रूप से बायोलॉजी का अध्ययन किया और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोल दिया गया था। अब अरस्तु जी थे, वो खुद एक प्राणी वैज्ञानिक थे। प्राणी वैज्ञानिक थे तो इन्होंने, वो प्राणी वैज्ञानिक थे तो आपको पता है कि ये प्राणियों पर ही अपना काम करेंगे, तो इन्होंने प्राणियों का अध्ययन विस्तृत रूप से, विस्तारित रूप से पूरा अध्ययन किया, और इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में बताया और अपनी एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिका ऑफ एनिमलियन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? इस बुक के आधार पर, या बुक का अध्ययन करने के बाद में, अरस्तु जी को जूलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी का जनक या पिता बोल दिया गया। फिर वैज्ञानिक आते हैं पादप विज्ञान के। ठीक है, जिनका अध्ययन किया था थियोफ्रैक्टिस ने, उन्होंने अपने बुक दे दी जिनका नाम था हिस्टोरिका ऑफ एनिमल। इस बुक का इन्होंने अपना बता दिया, और इस बुक में उन्होंने 500 प्रजातियों को विस्तृत रूप से बताया और उसका अध्ययन किया। फिर इन्होंने इसी बुक के आधार पर इन्होंने सभी पादप के बारे में उन्होंने सभी को बताया, और इन्हें फिर दर्जा मिल गया फादर ऑफ बॉटनी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, आगे आपको इसका पूरा अध्ययन करवाया जाएगा, पूरी साइंस का अध्ययन। आज अपने सिर्फ ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कल इसके बारे में विस्तृत टॉपिक के आधार पर अपने रेगुलर इसकी क्लासें लेते चलेंगे, आपको इसकी क्लासें मिलती चलेंगी। तो इसको शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। तो राम राम जी सारा ने, मैं नरेंद्र कुमार, साइंस
मैं बताता हूँ सर्वोदय क्लासेज के संचालक मनीष राणा सर जी, श्रीगंगानगर पदमपुर से। ठीक है, तो कल अपने टॉपिक किया था साइंस का इंट्रोडक्शन, कि साइंस की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या साइंस की ब्रांचेज हैं। तो आज अपनी बात करते हैं साइंस की आगे, और बायोलॉजी का एक टॉपिक चलता है छोटा सा, जिसका नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या नाम है दोस्तों? जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण, इस टॉपिक में हमने बात करते हैं। तो जीवधारियों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतने जीव जंतु हैं, जीवधारियों के वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो दोस्तों, आपको पता है जीवधारियों को वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारे ब्रह्मांड के अंदर अनेकों जीव जंतु, अनेकों पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और उनका अध्ययन करने के लिए हमें इनका वर्गीकरण या विस्तृत रूप से इसका पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए इनको अलग अलग भागों में विभाजित करने के बाद ही हम उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, और उसके अंदर पहली क्लास से लेकर जितनी भी हाईएस्ट क्लासेस होती हैं सभी की बुक्स पड़ी हैं, और वो एक ढेर के रूप में पड़ी है, और आपको बोल दिया जाए कि 10th क्लास की साइंस की बुक निकाल के लाइए, तो आप उसको निकालने में 1 मिनट भी लगा सकते हो, और उसको निकालने में आपको सालों भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक ढेर के अंदर पड़ी है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कौन सी बुक कहां पे पड़ी है, तो अपने उसका अध्ययन ढंग से नहीं कर सकते, उस लाइब्रेरी के अंदर अपनी बुक्स को नहीं निकाल सकते। और वहीं उसी लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स को पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे सभी क्लासेस के बुक्स को अलग अलग भागों में विभाजित करके अलग अलग बॉक्स में सेट करके रखी हो, और फिर आपको बोला जाए कि 10th क्लास की साइंस की बुक निकाल के लाइए, तो आपको पता है आप सीधा जाके 10th क्लास की साइंस की बुक निकाल कर ले आओगे। सेम टू सेम यही प्रोसीजर इसी में चला। ठीक है, किसमें चला? जीवधारियों का वर्गीकरण। मतलब कि जीवधारियों को, जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए, हमें उनको पहले अध्ययन करने के लिए, विस्तृत रूप से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा? जीवधारियों का वर्गीकरण करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी शुरुआत? तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था जॉन रे। क्या नाम था दोस्तों? जॉन रे। इन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत कर दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक अन्य वैज्ञानिक आते हैं इनको तो वर्गीकरण के पिता बोल सकते हैं, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के पिता, मतलब कि अब एक वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लीनियस। कौन से वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक जो थे ना, उन्होंने जीवधारियों पर विस्तृत अध्ययन किया, और उनकी विभिन्न प्रजातियों के बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया, उनको वर्गीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, और इन्होंने अपनी एक बुक दी, अपनी एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम था सिस्टोमा नेचुरी। सिस्टोमा नेचुरी। कौन सा नाम था दोस्तों? सिस्टोमा नेचुरी। तो इस सिस्टोमा नेचुरी के अंदर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जितने भी जीवधारियों का वर्गीकरण है, इन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया। कौन से भागों में बांट दिया दोस्तों? 2 भागों में। कौन से भागों में? 2 भागों में, जिसमें से एक भाग था पादप जगत, और दूसरा भाग था दोस्तों जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत 2 भागों में बांट दिया। मतलब कि कैरोलस लीनियस जी ने द्विजगत प्रणाली दे दी। कौन सी दे दी? द्विजगत प्रणाली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अपने सारी बातों को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत की थी जॉन रे ने, उसके बाद में विस्तृत अध्ययन किया कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो इसको विस्तृत अध्ययन करने के आधार पर वर्गीकी का पिता भी कैरोलस लीनियस को भी बोल दिया गया। ठीक है, आधुनिक वर्गीकी के पिता कैरोलस लीनियस। बुक कौन सी थी इनकी? सिस्टोमा नेचुरी। इस बुक में इन्होंने जितने भी जीव जंतुओं का अध्ययन किया था, उनको उसने 2 भागों में बांटा, और एक का नाम दे दिया पादप जगत, और दूसरे का नाम दे दिया जंतु जगत। मतलब द्विजगत प्रणाली भी किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने द्विजगत प्रणाली दे दी, और कैरोलस लीनियस ने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया, पादप जगत और जंतु जगत के बारे में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, इसके बाद में त्रिजगत प्रणाली आती है, चार जगत प्रणाली आती है, जिनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं करते क्योंकि ये हमारे बुक्स में नहीं बताया जाता। और इसके बाद में आती है पांच जगत प्रणाली। कौन सी जगत प्रणाली? पांच जगत प्रणाली। पांच जगत प्रणाली कौन सी दोस्तों? पांच जगत प्रणाली। पांच जगत प्रणाली को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था आर.एच. व्हिटेकर। क्या नाम था दोस्तों? आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने पांच जगत प्रणाली दी थी, मतलब कि जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु, पेड़, मतलब समस्त जीवधारियों को इन्होंने पांच भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो वो पांच जगत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो इसलिए दूसरा बात इसकी यहीं पे आएगी कि पांच जगत प्रणाली किसने दी? पांच जगत प्रणाली किसने दी थी दोस्तों? तो आर.एच. व्हिटेकर ने पांच जगत प्रणाली दी थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने सभी जीवधारियों को पांच जगतों में बांटा था। कौन कौन सा? पहला जगत था मोनेरा। कौन सा दोस्तों? मोनेरा। दूसरा जगत आता है प्रोटिस्टा। कौन सा दोस्तों? प्रोटिस्टा। तीसरा जगत आता है दोस्तों कवक या फंजाई। चौथा जगत आता है दोस्तों पादप या प्लांटी या वनस्पतिक। और पांचवा जगत आता है दोस्तों जंतु जगत। पांच जगत आता है। ठीक है, पांच जगत प्रणाली इन्होंने दे दी। चलिए अब देखिए क्या क्या दिया इन्होंने, किस किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया। मोनेरा, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दो बातें अलग से आपको बताते हैं। ये फिर उसके बाद में समझ में आएगा। इससे पहले आपको छोटी सी दो चार बातें और बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, पांच जगत प्रणाली से बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज पे चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, जिसका नाम होता है कोशिका। आप सोचोगे कि ये कहां कोशिका और कहां पांच जगत प्रणाली, तो इसके कोशिका के बारे में आपको बताना थोड़ा सा जरूरी है। रीजन ये है, अब देखिए कोशिका क्या होती है। कोशिका के बारे में अपने पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में आपको इतना बता देते हैं कि कोशिका मानव शरीर की या किसी भी जीव की शरीर की संरचनात्मक, रचनात्मक, क्रियात्मक इकाई है। मतलब एक सूक्ष्म इकाई है कोशिका, मानव शरीर की या किसी भी जंतु के शरीर की, जीव के शरीर की, सूक्ष्म जीव के शरीर की, किसी भी जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे या सबसे सूक्ष्म इकाई पूछे तो वो कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी खोज की बात की करते हैं, तो ये मृत कोशिका की अगर खोज की थी तो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज की बात की थी, वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन दोस्तों? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बारे में अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या था क्या नहीं था। लेकिन इसी के साथ में आपको दो बातें बताने में बहुत जरूरी समझता हूं, वो आपको बतानी है। वो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या है वो दो बातें। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है दोस्तों